हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का हिंदी साहित्य बुक सीरीज लेकर आए हैं। जो आज का टॉपिक है इकाई 9, जो हिंदी निबंध के अंतर्गत आता है। आज हम शिव शंभू चिट्ठे निबंध के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे, जो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। यह यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड जेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। लेखक का नाम बाल मुकुंद गुप्त जी है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा प्रांत के अंतर्गत रोहतक, वर्तमान रेवाड़ी जिले के गुंडियानी नामक ग्राम में 24 नवंबर 1865 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी का पिता का नाम लाला पूरनमल तथा पितामह का नाम लाला गोवर्धन दास था। बाल अवस्था में ही मां के गुजर जाने के कारण गुप्त जी का लालन पालन उनकी विधवा चाची के द्वारा हुआ। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मदरसे में उर्दू माध्यम से शुरू हुई तथा 10 वर्ष में ये रास्किन स्कूल में प्रवेश लिए। मात्र 15 वर्ष की आयु में इनकी विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में अनार देवी के साथ हुआ था। गुप्त जी के लिए दुर्भाग्य रहा कि मिडिल करने से पहले ही इनका दादा और पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण पढ़ाई स्थगित रही। पुनः 21 वर्ष की आयु 1886 ईस्वी में मिडिल स्कूल में उत्तीर्ण हुए। गुप्त जी झज्जर जिला रोहतक के रिफाए आम अखबार और मथुरा समाचार उर्दू मासिक पत्र में संपादक दीनदयाल के सहयोगी के रूप में रहे। अब हम शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के बारे में देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त के हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि का कारण निबंध शिव शंभू के चिट्ठे को जाता है। राजकमल प्रकाशन द्वारा सन 1988 में पहली बार प्रकाशित इस पुस्तक में प्रकाशक की सूचना दी गई है कि ये सभी चिट्ठे और खत सन 1903 से लेकर 1907 ईस्वी के दौरान भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे, जिसका संपादन स्वयं बाल मुकुंद गुप्त जी कर रहे थे। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित संग्रह के प्रकाशकीय में यह भी सूचना दी गई है कि इनमें 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए और 2 चिट्ठे लॉर्ड मिंटन तथा भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम। खतों में एक खत शाइस्ता खां के नाम से फुल्लर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। एक अन्य खत पंजाबी नामक पत्र के मालिक लाला यशवंत राय और संपादक मिस्टर अट्ठावाले को लिखा गया है। निबंध में शिव शंभू शर्मा एक कल्पित पात्र है, जिसके नाम से लॉर्ड कर्जन के अहंकार पर उग्र व्यंग पूर्ण और सांकेतिक प्रहार करते हुए 8 पत्र लिखे गए हैं। निबंध में लिखे गए 8 पत्रों के नाम इस प्रकार है: बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वैसराय के कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण और वंग विच्छेद। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की तुलना पंचतंत्र से की जा सकती है। दोनों की शैली एक है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा खुद उसके एक प्रधान पात्र है। इस चिट्ठे में शिव शंभू शर्मा कल्पित पात्र प्रधान पात्र के रूप में आई है। दोनों राजनीतिक उद्देश्य को लक्ष्य करके लिखा गया ग्रंथ है। बाल मुकुंद गुप्त के मित्र ज्योतिन्द्र नाथ बनर्जी उपरोक्त खतों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित कराया था, जो काफी विख्यात था। शिव शंभू चिट्ठे निबंध में व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा लॉर्ड कर्जन की नीतियों की आलोचना की गई। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे। इतनी लंबी अवधि में भी भारतीय जनता के हित के लिए उसने कोई कार्य नहीं किया, केवल सत्ता सुख भोगने, अमीरों को प्रसन्न करने तथा कुछ एक आडंबरयुक्त कार्यों के करने में ही लिप्त रहा। गुप्त जी
लॉर्ड कर्जन द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण और दिल्ली दरबार बुलाने के बाद इन दोनों कामों को आडंबरयुक्त कार्य कहा है। वस्तुतः गुप्त जी के द्वारा जिस समय ये चिट्ठे लिखे और प्रकाशित किए गए थे वह कर्जन द्वारा बंग भंग के विरुद्ध चल रहे स्वदेशी आंदोलन का समय था। शिव शंभू के चिट्ठे का पहला निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन का प्रकाशन भारत मित्र में 11 अप्रैल 1903 ईस्वी को हुआ था। पहला चिट्ठा बुलबुलों के बारे में शिव शंभू द्वारा सपना देखने से शुरू होता है। बुलबुलें आज़ादी का प्रतीक है, किंतु जल्द ही वह सपना टूट जाता है। प्रथम निबंध में ही गुप्त जी यह बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में गिनाने और घिनाने लायक के दो काम किए। एक विक्टोरिया में मेमोरियल हॉल और दूसरी दिल्ली दरबार। लेखक प्रथम निबंध में लॉर्ड कर्जन से बेहतर लॉर्ड रिपन को बताते हुए कहते हैं, पहचानिए इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। प्रथम पत्र में बुलबुले पकड़ने वालों का सराय के भटियारे की चर्चा हुई, जिसमें बच्चे को 2-3 पैसे में बुलबुल खरीदते हैं। दूसरा पत्र श्रीमान का स्वागत है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 26 नवंबर 1904 ईस्वी को हुआ। दूसरे चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन फिर से मंगलवार के दिन 2 वर्ष के लिए भारत में वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। निबंध की शुरुआत में गुप्त जी भारतवासी और कर्जन की सोच का खुलासा करते हुए कहते हैं, इस समय भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं और आप यह जानते हैं कि आप क्यों आते हैं। यदि भारतवासियों का बस चलता तो आपको न आने देते, और आपका बस चलता तो और भी कई सप्ताह पहले आ विराजते। दूसरे चिट्ठे में लेखक लॉर्ड कर्जन के पुराने कार्यों का जिक्र करते हैं, साथ उनके जुल्म को तटस्थतापूर्वक सहने वाले भारतीयों पर भी व्यंग्य करते हैं। इस चिट्ठा में कर्जन द्वारा विद्या में फेरबदल करने पर भी व्यंग्य करते हुए लेखक कहते हैं, विद्या ने आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को धनी किया चाहते हैं। इसी से कंगालों से छीनकर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। अब तक गरीब पढ़ते थे, इसलिए धनियों की निंदा होती थी। वह पढ़ते नहीं, अब गरीब ना पढ़ सके, इसमें धनी पढ़े ना पढ़े उसकी निंदा ना होगी। इस तरह लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें बेपढ़े भी शिक्षित कर देगी। लेखक अंग्रेजी शासन के एक और रूप की चर्चा इस चिट्ठे में करते हुए कहते हैं, काबुल है, कश्मीर है, काबुल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बच सकती है। चाय के प्रचार के भारतीय मोटर गाड़ी के प्रचार की इस दिशा में बहुत ज़रूरत है। लेखक दूसरे चिट्ठा के अंत में लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कर्जन के शासन में कुछ करना ना पड़ेगा, आनंद ही आनंद है, और इसके लिए वे नाजिर का एक शेयर नज़र करते हैं। कुडी के नकारे पे खुदके का लगा डंका, नित्य भांग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका। तीसरे चिट्ठे के रूप में वायसराय का कर्तव्य है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में 17 सितंबर 1904 ईस्वी को हुआ। तीसरे चिट्ठे की प्रथम पंक्ति में ही लॉर्ड कर्जन के ऊपर करारा व्यंग्य की झलक मिलती है। माई लॉर्ड, आपने इस दिशा में फिर पदार्पण किया है, इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन में विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील इन तीनों गुणों के सिवा चौथा गुण राज शक्ति का है। लेखक व्यंग्यात्मक लहजा में कर्जन की मंगल कामना करते हुए कहते हैं, भगवान आपका मंगल करे और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करें। इस चिट्ठे में साधारण जनता का जीवन चित्र खींचा गया है। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला गरीब ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किसी समय में भारतीयों को मक्कार कहे जाने पर लेखक नैतिकता और स्वाधीनता के पक्ष में कहते हैं, यह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीन होता और यहाँ के लोग ही राजा होते, तब यदि अपने देश के लोगों को यहाँ
के लोगों से अधिक सच्चा साबित कर सकते हैं तो आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होगी। लेखक कर्जन से पूछते हैं कि आपने कभी यहाँ की दीन भूखी प्रजा की दशा का विचार किया है? आप राजा हैं, राजप्रतिनिधि हैं, पर प्रजा की कभी रसाई नहीं। चौथा चिट्ठा पीछे मत फेंकिए, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 17 दिसंबर 1904 ईस्वी को हुआ। इस चौथे चिट्ठे में लेखक बताते हैं कि जुलाई सन 1805 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत में गवर्नर जनरल होकर कलकत्ता आए थे। चौथा चिट्ठा में यह बताया गया कि 19वीं सदी के शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की हालात अच्छी नहीं थी, सरकार पर चिंताओं की भरमार थी। इसे चिट्ठे में लेखक ने हिंदुस्तानियों की विशेषता बताते हुए कहा है कि श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्तृता में, सहानुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। लेखक इस चौथे चिट्ठे में कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, यहाँ बहुत वायसराय आए और आज उनका कोई नामो निशान तक नहीं, अतः कुछ ऐसा करें जिससे 30 करोड़ प्रजा को आप अपना अनुरक्त बना सके और इस देश के इतिहास में अच्छे वायसराय में अपना नाम छोड़ जा सके। पांचवा चिट्ठा आशा का अंत, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 25 फरवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। गुप्त जी ने इस पांचवें चिट्ठे में आशा की महत्ता का वर्णन किया, साथ ही वायसराय लॉर्ड कर्जन से भी आशा की उम्मीद लगाए हुए हैं। गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं, माई लॉर्ड, इस देश की दो चीज़ें में अजब तासीर है, एक यहाँ के जलवायु और दूसरे यहाँ के नमक की, जो उसी जलवायु से उत्पन्न होती। इस चिट्ठा में एक खरीश फारस के कवि का जिक्र है जो कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक वे नमक नहीं है, मानो यह देश नमक से सींचा गया है। इसमें लेखक ने कर्जन से कहा है कि कभी भी आप इस देश के गरीब पर ध्यान नहीं दिया है, यहाँ के दीनहीन भूखे प्रजा की ओर आपका ध्यान नहीं गया है, आपने उसे गालियां दी है, पराधीन रखा है। इस चिट्ठा में इस देश के लोगों द्वारा माता तुल्य समझे जाने वाले विक्टोरिया और उसके पुत्र महाराज एडवर्ड के गुणों की चर्चा है, किंतु एडवर्ड के प्रतिनिधि लॉर्ड कर्जन के प्रति लोगों में रोष और अशांति है। छठा चिट्ठा के रूप में एक दुराशा शीर्षक नाम से पत्र लिखा गया, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 18 मार्च 1905 ईस्वी को हुआ था। इस छठे चिट्ठे की शुरुआत इस पंक्ति से होती है कि नारंगी के रस में जफरानी बसंती बूटी छानकर शिव शंभू शर्मा खटिया पर बैठे मौजे का आनंद ले रहे थे। शिव शंभू शर्मा, जिन्हें कर्ण रसिया कहा गया, खटिया पर बैठे बैठे यह मधुर गीत सुनता है, चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर। इस चिट्ठे में होली पर्व का जिक्र है। शिव शंभू राजा के प्रतिनिधि कर्जन के साथ होली खेलना चाहता है, किंतु वह कहता है कि होली खेलना तो दूर, माई लॉर्ड के घर जाकर प्रजा की बात नहीं की जा सकती। प्रजा के मन में का भाव वह ना समझता और ना समझना चाहता है। इस चिट्ठे में लेखक लॉर्ड कर्जन के 6 साल के कार्यकाल के बारे में बताते हैं कि माई लॉर्ड के शासन के 6 साल हलवेल के स्मारक में लाठ बनवाने, ब्लैक हॉल का पता लगाने, अख्तर लोनी की लाठ को मैदान से उठवाकर वहां विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीत गया। दूसरा दौर भी वैसा ही काम में बीत रहा है। शिव शंभू शर्मा लॉर्ड कर्जन के अपने बारे में कहता है कि वह आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाला एक ब्राह्मण व आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है। सातवें चिट्ठे के रूप में विदाई संभाषण का जिक्र है, भारत मित्र में 2 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था। सातवां चिट्ठा लॉर्ड कर्जन की विदाई के समय लिखा गया। चिट्ठा में मार्मिकता और सहानुभूति के साथ काम की
जगह दिखावट की प्रवृत्ति का मजाक उड़ाया गया। गुप्त जी लॉर्ड कर्जन से कहते हैं कि आप दूसरी बार वायसराय बनकर मुंबई उतरे थे तो आपने इरादा जाहिर किया था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष से को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा। वह कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया बल्कि इस देश में बेचैनी, अशांति, गरीबी, लाचारी ला दिया। गुप्त जी कहते हैं कि इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म रखा है और भारतवासियों को गर्म तावे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया। गुप्त जी कहते हैं कि लॉर्ड माई लॉर्ड, भारतवर्ष में आपका दर्जा ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद आप ही का था, किंतु काउंसिल में कानूनी पास कर और कन्वेकेशन में वक्तृता देते समय आपने स्वयं अपना दिवाला निकाल दिया। गुप्त जी लॉर्ड कर्जन के चुना लुटेरे, हिंसक, जालिम और जिद्दी नादिर शासकीय है। इस चिट्ठी में नरवरगढ़ नामक स्थान में अपनी विपत्ति के दिन काटने वाले प्रजा हितैषी नर सुल्तान का जिक्र भी गुप्त जी करते हैं। इस 7वें चिट्ठी में गुप्त जी दिल्ली दरबार का जिक्र करते हुए लॉर्ड कर्जन का ओहदा बताते हुए कहते हैं, आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे व बाएं, आप प्रथम थे व दूसरे। इस देश में सब राजा रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई के पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। गुप्त जी इस चिट्ठी के अंत में लॉर्ड कर्जन से पूछते हैं कि क्या विदाई के समय आप कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे कि अभागे मैंने तुमसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह स्थान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैं तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी ना की। कर्जन को लिखे 8वें और अंतिम चिट्ठी के रूप में बंग विच्छेद है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। इस 8वें चिट्ठी की शुरुआत में गुप्त जी कहते हैं, गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्वी बंगाल और आसमा का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु लॉर्ड कर्जन इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। गुप्त जी के अनुसार लॉर्ड कर्जन के शासन में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और कर्जन के लिए अंतिम हर्ष का रूप में है। गुप्त जी ने चिट्ठी में लिखा कि बंग का विच्छेद नए वर्ण और युक्त हो गए हैं। बंगाल के टुकड़े नहीं वर्ण से भारत के अन्य टुकड़े भी बंगदेश से आकर चिमटे जाते हैं। वस्तुतः इस अंतिम पत्र तक आते आते बाल मुकुंद गुप्त का महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र की प्रति जो समाजनक नजरिया था वह भी समाप्त हो जाता है और वह कहते हैं कि वह पवित्र घोषणा पत्र समय पड़े की चाल मात्र था। गुप्त जी का भरोसा अंग्रेजी शासकों से बिल्कुल उठ जाता है और वे कहते हैं कि भारतवासियों के जी में यह बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्ति भाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा और उनके आगे रोना गाना वृथा है। दुर्बल की वह नहीं सुनते। गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन का इस्तीफा देने और मंजूर हो जाने के बाद भी इसका देश में रुककर प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत तक ठहरना एक ख्याल मात्र बताया है। लॉर्ड कर्जन के 8वें चिट्ठी के बाद लॉर्ड मिंटो का स्वागत नामक चिट्ठी है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 23 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था। गुप्त जी इस चिट्ठी की शुरुआत में लॉर्ड मिंटो से कहते हैं कि आपको 5 साल तक 30 करोड़ भारतीय प्रजा के रक्षण, पालन और शासन करने का भार मिला। अब भाग्य से इस देश की प्रजा के शासक हुए हैं, यहाँ के प्रजा की इच्छा से नहीं। गुप्त जी के शासन की एक आम रस्म पर सवाल खड़ा करते हैं और वह यह कि आने वाला शासक अपने पूर्ववर्ती शासक से परामर्श करता है,
जनता से नहीं। गुप्त जी इस देश की दशा की तुलना भूखे बालक से करते हुए कहते हैं कि एक बच्चा माँ से भूख के बारे रोटी मांगकर उसे परेशान कर रहा था। माँ ने उसे ऊंचाई पर बिठा दिया। बच्चा रोटी भूल गया और वह नीचे उतरने की मांग करने लगा। इस बालक की सी दशा इस समय देश की प्रजा की है। जो बात पहले कर्जन के सिलसिले में शो या ड्यूटी की शब्दावली में उठाई गई थी, वही बात लेखक ने मिनटों के लिए प्रजा या प्रेस्टेजिस की शब्दावली में उठाई है। अगली चिट्ठी गुप्त जी के मरली साहब के नाम से लिखा है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 16 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ था। मरली साहब को लिखे चिट्ठी की शुरुआत इन शब्दों से होती है: निश्चित विषय विज्ञावेरेषु साधुवैरेषु। इस चिट्ठी में गुप्त जी माली साहब की प्रशंसा के बहाने अच्छे शासक के गुण बताते हैं। इस चिट्ठी में गुप्त जी इस निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं कि एक बात अब भारतवासियों के जी में भली भांति पक्की होती जाती है कि उनका भला ना कंसर्वेटिव कर सकते हैं और ना लिबरल। अधिक कुछ उनका भला होना है तो उन्हीं के हाथों से। गुप्त जी न माले साहब के माय लॉर्ड से संबोधित नहीं करते हैं। इसे बारे में वे कहते हैं कि आप उपाधि सुनिए है, आपको माय लॉर्ड कह के संबोधन करने की ज़रूरत नहीं है, अथवा आप इस देश के माय लॉर्ड के भी माय लॉर्ड हैं। इस पत्र में गुप्त जी ने उत्तम शासन के लिए दो बातों का हवाला एक विचारशील पुरुष के सिद्धांतों द्वारा देते हुए कहते हैं कि किसी देश का उत्तम शासन होने के लिए दो बातों में किसी एक होना अति आवश्यक है, या तो शासक साधु बन जाए या साधु शासक नित्य किया जाए, हकीम हकीम हो जाए या हकीम हकीम बनाया जाए। वस्तुतः गुप्त जी इस चिट्ठी के माध्यम से इंग्लैंड के कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों दलों की भारत के दमन में एकजुटता दिखाकर स्वाधीनता की लड़ाई की उन्नत चेतना पाठकों तक पहुंचाते हैं। गुप्त जी ने अगला पत्र का नामकरण आशीर्वाद किया है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 30 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। आशीर्वाद पत्र का आरंभ शिव शंभू शर्मा द्वारा बूटी के धुन लगाने और सिलबट्टे पर भांग पीसे जाने से होती है। इस चिट्ठी की घटना शुरू होती है बारिश में अलग अलग प्राणियों की दुर्दशा के वर्णन से, लेकिन आगे चलकर पत्रकार के जेल जाने पर उसकी बहादुरी की प्रशंसा में बदल जाता है। इस पत्र में गुप्त जी बारिश के बहाने यदुवंशी महाराज वासुदेव और नवजात शिशु कृष्ण की भी चर्चा किया है। इस पत्र में जेल जाने को गर्व का विषय बताते हुए कहा गया है कि यदि हमारे राजा और शासक हमारे सत्य और अस्पष्ट भाषण और हृदय की स्वच्छता को भी दोष समझे और हमें उसके लिए जेल भेजे, तो वैसी जेल हमें ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। जिन हथकड़ियों से हमारा निर्दोष देश बांधवों के हाथ बंधे, उन्हें हेममय आभूषण समझना चाहिए। आशीर्वाद पत्र के बाद दो खत मुगल काल के बंगाल शासक शाइस्ता खां की ओर से फुलर साहब के नाम लिखे गए। शाइस्ता खां का खत एक का प्रकाशन भारत मित्र में 25 नवंबर 1905 ईस्वी को हुआ। फुलर साहब बंगाल विभाजन के बाद बने प्रांत पूर्वी बंगाल और असम के पहले गवर्नर जनरल थे। शाइस्ता खां बंगाल में अंग्रेजों से अपने शासन का बचाव करता और अंग्रेजों के शासन से बेहतर बताता है। इस पत्र में शाइस्ता खां फुलर का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम बंगाल के हिंदुओं को धमकाते हो कि उनके लिए फिर शाइस्ता खां का जमाना ला दिया जाएगा। शाइस्ता खां को यह बात उसके दोस्त नवाब अब्दुल लातिफ खां बताता है। शाइस्ता खां फुलर को लिखे पत्र में कहता कि मालूम होता कि तुम्हें इल्म तवारीख से बहुत कम मस है। अगर तुम्हें मालूम होता कि मेरा जमाना बंगालियों के बंदिशवत तुम फिरंगियों के लिए ज़्यादा मुसीबत का था, तो शायद उनका नाम भी ना लेते।
शाइस्ता खां फुलर से कहता है कि उस समय तुम लोग क्या थे, सुनो। तुम कई तरह के फिरंगी इस मुल्क में अपने जहाज में बैठकर आने लगे। तुम लोगों चोरियां करते थे, डाके डालते थे, गांव जलाते थे, फिर हम सब मिलकर तुम्हें न सिर्फ बंगाल से बल्कि सारे हिंदुस्तान से निकालने का बंदोबस्त किया। इस पत्र में शाइस्ता खां ने अपने को अंग्रेजी शासन की तुलना करते हुए बताया है कि मैंने बंगाल के दारुस सल्तनत ढाके में 1 रुपये में 8 मन चावल बिकवाए थे। शाइस्ता खां फुलर से कहता है कि तुम्हारे समय में खाने पीने की चीज़ काफ़ी महंगी थी, कारण तुम हकीम के साथ वक्कल व्यवसायी भी थे। शाइस्ता खां ने इस पत्र में अंग्रेजों के कई खामियों को उजागर किया है, जैसे वह पाला शासक राज्य शासक के साथ व्यवसाय भी था। दूसरी खामियां कि अंग्रेजों के शासनकाल में ही पहली बार जनता से हथियार छीनकर उसे कानूनी शास्त्र किया गया और हथियार रखने का अधिकार केवल सरकारी लोगों को दिया गया। शाइस्ता खां खत 2 में फुलर साहब के नाम लिखा गया, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 18 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था। दूसरे खाते में भी शाइस्ता खां ने फुलर साहब के शासन सत्ता की पोल खोला है। वे कहते हैं कि आज़ादी के लिए भारत के लोगों को सबसे अधिक तुम लोगों से ही संघर्ष करना पड़ा। हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों द्वारा अपनी सत्ता को बचाए रखने पर शासन शाइस्ता खां फुलर को लिखता है, तुम तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर हुकूमत करने को बहादुर समझते हो और इस वक्त मुसलमानों के साथ बड़ी मुहब्बत जाहिर करते हो। इस निबंध का सबसे अंतिम पत्र सर सैयद अहमद खां का खत नाम से है, जो अलीगढ़ कॉलेज के लड़कों के नाम लिखा गया था, और इस खत का प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में 9 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। इस अंतिम खत में सर सैयद ने विद्यार्थियों की आज़ादी पर पाबंदी लगाने की अंग्रेजी शासन की कटु आलोचना की है। वस्तुतः शिव शंभू का चिट्ठा निबंध हिंदी और उर्दू की साझा विरासत का दस्तावेज और लोकतांत्रिक शासन के पक्ष में मजबूत वकालतनामा है। मुख्य कथन बनाम लॉर्ड कॉर्जन। वह देखिए एक मूर्ति जो किले के मैदान में नहीं पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। अब खुलासा बात यह है कि एक बार 100 और D2 का मुकाबला कीजिए, 100 को 100 ही समझिए, 100 ड्यूटी नहीं है। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है, या सचमुच कोई करने योग्य काम भी किया। श्रीमान का स्वागत। जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है, जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, उपकार का बदला देना महत पुरुषों का काम है। वायसराय का कर्तव्य विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। तीसरा, पीछे मत फेंकिए। अंग्रेजी बोलने में वह हिंदुस्तानी अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालों को अंग्रेजों के सादृश बना सकते हैं, पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता है। 2 बातों में वह हिंदुस्तानी अंग्रेजों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते हैं। एक तो अपने शरीर को, काले रंग को अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं कर सकते, और दूसरे अपने भाग्य को उसके भाग्य में रगड़कर बराबर नहीं कर सकते हैं। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है, रोगी रोग से, कैद से, ऋणी को ऋण से, कंगाल को दरिद्रता से। इसी प्रकार हर एक क्लेशित पुरुष को एक दिन अपने क्लेश से मुक्त होने की आशा होती है। किस्मत पे उसे मुसाफिर खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। गिरा के ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है? अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरे को
मिथ्यावादी कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है। माई माई लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और वह प्रजा आपको नहीं चाहते, फिर आप इस देश के शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए। यही विचार विचार कर इस अध बूढ़े भांगड़ ब्राह्मण का नाश नशा किरकिरा हो जाता है। एक दुराशा। क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे। माई लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना, सूर्य को दीपक दिखाना है। बामुला जी माने सुल्ताना के रस आनंद ई द्वारा की बशुक्रे बदशाही जे नजर मरा गादरा। विदाई संभाषण। विछड़न समय बहुत ही करुणा उत्पादक होता है। वह पवित्र, बड़ा निर्मल और कोमल होता है। माई माई लॉर्ड, जिस देश में पशुओं की बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ के मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। विभाजन। यह पृथ्वी माटी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। मरली साहब के नाम। हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामनाओं को सुनकर मैं घबराता नहीं। मरली साहब का कथन, जो बातें विलायत को प्राप्त है वह भारत को सब नहीं प्राप्त हो सकती। मरली साहब को कथन, अपनी साधारण योग्यता के परिणाम से ही कोई आदमी प्रसिद्ध या बड़ा नहीं हो सकता, वरंच उचित समय पर उचित काम करना ही उसे बड़ा बनाता है। राजनीति बड़े बड़े सत्यवादी साहसी विद्वानों को वे गधा गधी एक बतलाने वालों के बराबर कर देती है। राजनीतिज्ञ पुरुष युक्ति या न्याय के पाबंद नहीं होते अथवा राजनीति का कुछ ठिकाना नहीं। झूठा है वह हकीम जो लालच से मलके या अच्छा कहे मरीज को हाले तबाह को। अपने सिर पर तो हमें कुछ गम नहीं, खम ना पड़ जाए तेरी तलवार में। मित्रों, जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक था वह समाप्त हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना लेकर आ रहे हैं जो आपकी यूजीसी नेट, जीआरएफ और झारखंड जेट के सिलेबस में लगा हुआ है। हरिओम।